Hello, Namaskar, Vanakkam. My name is Sudhir and you're watching CBSE with Sudhir. So with this video, हम शुरुआत करने जा रहे हैं सोशल साइंस की। अभी तक हार्ड कॉपी आज की तारीख में मुझे नहीं मिली, ऑर्डर किया है, मेरे ख्याल से इस वीकेंड तक मिलेगी, लेकिन पीडीएफ अवेलेबल है एनसीईआरटी के वेबसाइट पर। ओके, तो काफी मेहनत लगी है और जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को तैयार करने में, इस चैप्टर को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी है, क्योंकि सारे पीपीटी पीडीएफ वगैरह मैं खुद बैठ के बनाता हूं। ओके, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, चैप्टर 1 डालो, चैप्टर 2 जल्दी डालो, चैप्टर 2 डालो, चैप्टर 3 जल्दी डालो बोलते रहते हैं। हर एक चैप्टर किया जाएगा जैसे कि 6th क्लास में किया गया था। यहां पर तो जल्दबाजी मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी डन, थोड़ा धीरज दिखाइए। ओके, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। इट्स लाइक अगर नाश्ते में आपकी मम्मी या पापा भिंडी की सब्जी बनाए और आप बोले मुझे गोभी की सब्जी चाहिए, जब गोभी की सब्जी बनाए आप बोलेंगे मेरे को आलू टमाटर की सब्जी चाहिए। 4 दिन बोलिए, 5वें दिन मिलेगा एक। ओके, तो बार बार वो बोलने की जरूरत नहीं है, एवरी चैप्टर विल बी डन, शो सम पेशेंस। ओके, सो सोशल साइंस विद मी ऑन सीबीएसई विद सुधीर, क्लास 1 चैप्टर 1, जो कि है जियोग्राफी के बारे में। इनफैक्ट जब मैं ये करने वाला था तो मैंने यहां पर अपने स्मार्ट बोर्ड पर आई सॉ द स्क्रीन सेवर, एक्चुअली दूसरा था बट ये भी बिल्कुल बढ़िया है। व्हाट आर यू सीइंग, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? हरियाली ही हरियाली। इस चैप्टर में हम इसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं चीजों के, इससे पहले कश्मीर का था। ओके, इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। ओके, तो ये चैप्टर हिंदी में यहां पर क्या गया है, इंग्लिश में समझना है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश के प्लेलिस्ट में देखिए। ओके, सभी के लिए डबल काम आई एम डूइंग। ओके, तो सब्सक्राइब टू द चैनल और प्रेस द बेल आइकन। पेरेंट्स ध्यान दे, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं। चलिए, इस इंट्रोडक्शन के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पहले चैप्टर का नाम है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत या हिंदुस्तान का पूरी तरह से जो हमारा ज्योग्राफिकल है, डाइवर्सिटी है, इसका मतलब है कि अलग चीजें हैं। पर्वत हैं, समुंदर है, नदियां हैं, रेगिस्तान है, हर तरह की ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारे भारत में पाई जाती हैं और इसी के बारे में हम इस पर्टिकुलर पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ उससे पहले शुरू करते हैं श्री अरबिंदो, जो कि एक बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या कहा इंडिया की, भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में। और मैं यहां पर मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ को फॉलो ज्यादा नहीं कर रहा हूं और अपना पीडीएफ मैंने इसलिए खुद बनाया है, लेकिन बीच बीच में मैं रेफर करता रहूंगा। तो यहां पर ये कोड दिया गया है इसी से, सो आई एम गोइंग इन द सेम ऑर्डर। तो श्री अरबिंदो ने क्या कहा, टू अस बाय इट्स वेरी जियोग्राफी the country यानी कि इंडिया appears to be quite distinct from other countries, यानी कि हमारा जो देश है बाकी देशों से काफी भिन्न है। कैसे? जिस तरह का हमारा जियोग्राफी है। ओके, एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर, और इस वजह से एक राष्ट्रीय कैरेक्टर भारत को मिलता है। जिस तरह की अलग अलग चीजें, जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, अलग अलग चीजें यहां पर पाई जाती हैं। ओके, तो ये एक कोट है श्री अरबिंदो का। ओके, तो इससे शुरुआत करते हैं और उसी में आपकी किताब में जोग फॉल्स इन कर्नाटका की एक तस्वीर लगाई गई है। ये तस्वीर मैंने खुद निकाली है। ओके, जो जोग फॉल्स इन कर्नाटका है, कभी मौका मिलिए तो छुट्टी पर जरूर जाइए। तो यहां पर आप देख रहे हैं जिस तरह का वाटरफॉल, पानी एक काफी फोर्स के साथ गिरता है। ओके, नयाग्रा फॉल्स कभी आपने देखा हो, जो कि कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर है। एक दूसरा वाटरफॉल है, मैं नयाग्रा नहीं देखा हूं, लेकिन मैंने अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच का वाटरफॉल देखा है, उसको कहते हैं इग्वासू फॉल्स। मैंने ब्राजील के साइड से देखा था और अब ब्राजील के साइड को देख सकते हैं, दूसरी तरफ अर्जेंटीना है, उसको इग्वासू फॉल्स कहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से विश्व का दूसरे नंबर पर है, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल्स है। एनीवे, जोग फॉल्स कर्नाटका में इस तरह से जब वाटर, पानी फोर्स के साथ नीचे गिरता है, सो द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली का उत्पादन होता है यूजिंग स्पेशल टर्बाइंस मशीन्स होती हैं, उसकी मदद से जब पानी फोर्स के साथ गिरता है तो उससे बिजली का उत्पादन होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स होता है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो मालूम है आपको, बिजली।
हाइड्रो का मतलब है पानी, सो पानी से उत्पादन होने वाली बिजली को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया है नहीं? चलो ठोको ताली। चलो नाउ 1984 में ओके एक इंटरेस्टिंग घटना हुई। तब सोवियत स्पेसशिप में भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, जो कि इंडियन एयरफोर्स में तब काम करते थे, वो पहले भारतीय बने जो कि स्पेस में गए थे। ओके, दो भारतीयों को चुना गया था। राकेश शर्मा नंबर 1 थे, एक रवीश मल्होत्रा करके थे जो कि स्टैंड बाय पे थे। बाई चांस राकेश शर्मा की तबीयत खराब हो जाए, किसी कारणवश वो ना जा पाए, तो रवीश मल्होत्रा को भी उसी तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। तो लेकिन राकेश शर्मा स्पेस पर गए, स्पेस में गए, तो वहां पर उन्होंने बातचीत की तब के भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से। ओके, और इंदिरा गांधी ने एक बड़े फेमस टेलीवाइज्ड एड्रेस में पूछा कि वहां से भारत कैसा दिखता है, ऊपर से भारत कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा। ओके, फैंटास्टिक आंसर, राइट? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो दैट इज व्हाट द आंसर वाज गिवन बाय राकेश शर्मा टू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1984। ओके, तो एक तरह से अभी हम एक तरह से इंट्रोडक्शन बांध रहे हैं, हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर रहेगा। और मेरे को पूरा भरोसा है कि जिस तरह का मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है उससे आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एक और बात मैं जल्दी से बता देता हूं कि मैं पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा, ताकि इवन इफ लंबा लगे 40 मिनट 50 मिनट, मुझे नहीं मालूम कितना समय लगेगा, लेकिन जितना भी समय लगता है आप उसको 2 भागों में देख लीजिए। क्योंकि मैंने पाया जब पार्ट 1 पार्ट 2 में करते हैं, ज्यादातर बच्चे पार्ट 1 देखते हैं, पार्ट 2 को देखते नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा एक वीडियो में रहे, आप एक बारी एक दिन में देखें, 2 दिन में देखें, 4 दिन में देखें, 7 दिन में देखें, आपकी मर्जी। ओके, लेकिन एक ही वीडियो में रहेगा, हिंदी में एक ही वीडियो में रहेगा, इंग्लिश में। नाउ किन वजह से भारत स्पेशल है, अभी हम मोटे तौर पर जो मेन बात है उस पर आते हैं। ओके, व्हाट मेक्स इंडिया स्पेशल? ओके, अच्छा लग रहा है ना पीपीटी? इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। इन टर्म्स ऑफ रीजन, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इट इज द 7th लार्जेस्ट। इनफैक्ट अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को देखें, जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, इन टर्म्स ऑफ एरिया, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के रूप में तो ऑफ कोर्स, बट इन टर्म्स ऑफ एरिया ये स्टेट्स यूरोप के कुछ देशों से भी बड़े हैं। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा देश है भारत। तो भारत पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के तौर पर। इट फॉर्म्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी हम पूरे जो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट पे है? एशिया कॉन्टिनेंट में है, लेकिन जो सदर्न पार्ट है वो अपने आप में उसको एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, राइट? सो मतलब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा प्रमुख सा भाग, तो इसलिए उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जो मैंने अभी बताया। इट हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट, यानी कि मिनी कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो ये इन सब चीजों की वजह से भारत एक स्पेशल केस है। आगे चलते हैं, अभी इस पर देखिए, आप तस्वीरों को देखिए, यहाँ पे भंगड़ा नाच हो रहा है पंजाब का। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक कथक डांस है, राइट? यहाँ पर अलग अलग जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, हल्दी है, मिर्च है, जीरा है, क्लव्स है, कार्डमम है, राइट? और तरह की अलग अलग चीजें हैं जो कि भारतीय कुकिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नाव है, मैप्स हैं। तो इंडियाज ज्योग्राफी हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इट्स क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। का मतलब क्या है? क्लाइमेट, जैसे कि हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा था कि भारत का जो जहां से उसको बारिश मिलती है, जहां से किस वजह से यहां पर धूप ज्यादा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। याद है ना चैप्टर 2 या 3 ऑफ ज्योग्राफी सोशल साइंस पिछले साल? तो उस वजह से, क्लाइमेट की वजह से इंडिया की ज्योग्राफी का असर सीधा पड़ता है यहां के वातावरण पर, यहां के मौसम पर। फिर यहां की जो संस्कृति है कि आसाम में जिस तरह का नृत्य होता है वो काफी विभिन्न है तमिलनाडु में जिस तरह का नृत्य होता है। एक मेरी गुजारिश और है हर पेरेंट से हो जो कि इस वीडियो को देख रहा है,
अपने बच्चे के लिए इंडिया का एक फिजिकल मैप 110 रुपए का मात्र आता है। आप किसी भी बुक स्टोर से खरीद लीजिए, उसके स्टडी रूम में उसको लटका दीजिए और ये इंसिस्ट कीजिए, आप भी उसमें रुचि लीजिए कि देखिए कि महानदी रिवर कहां पर बहती है, गंगा नदी कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होती है, कानपुर कहां है, रायपुर कहां है, राइट, दावनगिरी कहां पर है, तिरुवनंतपुरम कहां पर है। आप भी रुचि दिखाइए, अपने बच्चे को भी ये आदत डालिए कि भारत का मैप उसको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। भारत ही नहीं, भारतीय सब कॉन्टिनेंट पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से, ये आप अपने बच्चे के लिए प्लीज जरूर कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं आप करेंगे, मेरी बात को आप जरूर मानेंगे। सो भारतीय संस्कृति पर जिस तरह का, जैसे दक्षिण भारत में आप कर्नाटिक म्यूजिक गाते हैं, ओके, सरी ग म प ध नि सा, और जब नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल वो ज्यादा रागों पर आधारित है। मेरे को हिंदुस्तानी क्लासिकल नहीं मालूम है, हालांकि मेरी जो बहन है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में गोल्ड मेडलिस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आजकल मुंबई में शंकर महादेवन एकेडमी में पढ़ाती है, ओके। और इतिहास पर, क्योंकि इतिहास कैसे हुआ, ज्यादातर जो आक्रमण हुआ भारत पर वो नॉर्थ इंडिया में हुआ, ओके, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में उतना आक्रमण नहीं हुआ क्योंकि अफगानिस्तान से, पर्शिया से वगैरह लोग वहां पर आते थे। लेकिन यहां पर जो वास्को डी गामा जब आए, वो कहां पर आए, वो दक्षिण भारत में आए, कैलिकट में, केरल में, राइट, 1498 में। तो अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि यहां पर पूरी तीनों तरफ समुद्र है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, राइट, और भारतीय महासागर इस तरह से है, जो पेनिनसुला है, जिसके बारे में भी मैं इस चैप्टर में आपको पूरी तरह से बताऊंगा, राइट। तो ये इंडिया की ज्योग्राफी का उसके मौसम पर, उसकी संस्कृति पर और उसके इतिहास पर गहरा असर हुआ है। These diverse features create variety in soil। जिस तरह की जो भूमि है आपको महाराष्ट्र में या तेलंगाना में मिलेगी, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, वो काफी अलग है लेट्स से वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर जैसे इलाकों में, जहां पर आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, या राजस्थान में जहां पर रेतीली सॉइल मिलेगी। सो जिस तरह का अलग अलग प्रदेश है, वहां की जमीन भी, वहां की मिट्टी भी काफी अलग है। समझ में आ गया? फ्लोरा यानी कि जिस तरह के पौधे और फूल उगते हैं, जिस तरह के जीव जंतु वहां पर मिले जाते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या बड़े जानवर हो, जिस तरह की जिंदगी है और जिस तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्या काम करते हैं, राइट। आप झारखंड में जाएं, वहां पर क्योंकि ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके जीने का ढंग काफी अलग है, लेट्स से इन कॉन्ट्रास्ट टू पीपल इन मुंबई। मुंबई में जिस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं वो डायरेक्टली इन कॉन्ट्रास्ट रहेगा नॉर्थ ईस्ट से या झारखंड से या ओडिशा से, राइट। तो अलग अलग जिस तरह की ज्योग्राफी है उससे फर्क पड़ता है कि आप किस तरह की जीवन की शैली को फॉलो करते हैं। They've also honed a rich culture and played an important role in shaping India's civilization। कि भारत में जो भी हुआ है अनेकों सालों से, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है भारत की ज्योग्राफी से। समझ में आ गया? राइट, चलिए आगे चलते हैं। ये सब आपकी किताबों से ही, जितना भी नोट्स है आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही है। तो ये समझ लेंगे, आपको किताब को एक बारी और पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे सीधे एग्जाम के लिए, ओके। वो मेरी कोशिश रहेगी। ये सुंदर तस्वीर है हिमालय पर्वत की, ओके। तो इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं ये नेचुरल वॉल्स माना जाता है। ये एक तरह से दीवार है। आपके घर में खुला खुला घर थोड़ी रहेगा, आपके घर भी दीवार होंगे, छत होगी, दरवाजा होगा, दरवाजे पर ताला होगा, है ना। तो ये काम कौन करता है भारत के लिए? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो कि ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नेपाल बाउंड्रिंग इंडिया से लेकर नीचे तक चीन तक आते हैं, वो सारे के सारे हिमालय पर्वत है। काराकोरम रेंज, केटू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा सभी रहते हैं, ये सभी पर्वत है, ओके। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनको नेचुरल वॉल्स कहते हैं क्योंकि ये नेचर द्वारा बनाए गए हैं, एक तरह से दीवारें, और ये भारत की बाउंड्रीज है। सो इंडियाज ज्योग्राफिकल फीचर्स क्रिएट ए सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि भारत और बाकी का जो कॉन्टिनेंट है
उसके बीच में एक नेचुरल दीवार की तरह खड़ी है हिमालयास। और ये हिमालय कैसे बने, ये अपने आप में एक बढ़िया कहानी है। नॉर्थ में पहले पढ़ लेते हैं जो नेचुरल दीवारें कौन सी हैं, जो नॉर्दर्न रीजन में कौन सी है। पूर्वी तो ईस्ट हो गया, सॉरी। सो नॉर्थर्न रीजन में द हिमालयास, उत्तर दिशा में द हिमालय माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज ए नेचुरल बैरियर, जो मैंने कहा। पश्चिमी दिशा में यानी कि वेस्ट में थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में आता है, और नीचे जाएं तो अरेबियन सी, राइट, नीचे जाएंगे तो अरेबियन महासागर। ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं। मैं छोटा सा एक इंडिया का मैप बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ये है ना, तो यहां पर करके, ये मैप अच्छा नहीं है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो डोंट मिस्टेक मी। तो ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया इंडियन ओशियन, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, यहां पर आता है आपका थार डेजर्ट, यहां पर पूरा हो गया आपका हिमालयास। तो यहां पर आपकी दीवार बनी हिमालय, पश्चिमी डायरेक्शन में ये बने आपके थार डेजर्ट और अरेबियन सी, दक्षिण में बना आपका इंडियन ओशियन, और पूर्वी दिशा में ये बन गया आपका वे ऑफ बंगाल। तो चारों तरफ से, आई मीन इट इज ए वेरी यूनिक कंट्री। ये एक अपने आप में एक कमाल है कि भारत को चारों तरफ से नेचर ने, प्रकृति ने एक तरह से दीवारें खड़ी कर रखी है ताकि हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें। सो वेस्टर्न डायरेक्शन में थार डेजर्ट और अरेबियन सी, दक्षिण भारत में इंडियन ओशन, और यहां पर ईस्टर्न में जैसे मैंने कहा बे ऑफ बंगाल। समझ में आ गया? तो ये हो गई आपके चारों तरफ से नेचुरल वॉल्स। अच्छा, ये एक अलग बात बताता हूं। अगर हिमालय ना होता, मान लो, ओके, फॉर आर्ग्यूमेंट से, कि हिमालय पर्वत होता ही नहीं, तो क्या होता? हिमालय पर्वत होता नहीं तो ऊपर से जो साइबेरिया, मंगोलिया वगैरह से जो ठंडी हवाएं आती है, बिकॉज मॉस्को, सोवियत रशिया, मंगोलिया, तिब्बत वगैरह में ठंड बहुत होती है। ओके, उतनी ठंड यहां पर होती है, लेकिन उतनी ठंड यहां पर उत्तर भारत में क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हिमालय खड़ा है पर्वत के रूप में, एक दीवार के रूप में। मैं इतनी ठंड यहां पर भारत में आने ही नहीं दूंगा। ओके, तो लेकिन एक कुछ साल पहले एक एआई जनरेटेड इमेज आया था कि इमेजिन करो अगर हिमालय नहीं होता, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो हिमालयास। इट इज एन एआई जनरेटेड इमेज। तो होता ये कि दिल्ली का इंडिया गेट, ये कुछ साल पहले कुछ वेबसाइट्स पे ये तस्वीरें किसी ने बना के डाली थी, इंडिया गेट कुछ ऐसा होता। ये पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ रहता। ओके, बर्फ में ढका हुआ रहता। तो अगर हिमालय नहीं होती, तो आपको समझ में आया कि हिमालय क्या करता है? पूरी जो ठंडी हवाएं हैं उसको रोक के रखता है, रोक के रखता है, और थोड़ी सी ही ठंड उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में पड़ती है। ओके, इजंट दिस फैसिनेटिंग? यही मैंने कहा यार, पीडीएफ में पढ़ोगे मजा बहुत आएगा। बिकॉज होता ही है कि सोशल साइंस को एक बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। नहीं, ये पढ़ाने पर निर्भर करता है, किस तरह से पढ़ाए ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे। अभी हम चलते हैं कि 5 कौन से ऐसे रीजन्स हैं भारत के। ओके, रीजन्स कौन से हैं वो समझना जरूरत है ना, और फिर उसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है द ग्रेट माउंटेन जोन। ओके, ये ग्रेट माउंटेन जोन है, ये गंगा नदी की तस्वीर है। ओके, द ग्रेट माउंटेन जोन जो कि मैंने अभी बताया हिमालयास। देन द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, ये दो बड़ी नदियां हैं। इंडस नदी जो कि आजकल खबरों में बनी हुई है, और गंगा नदी, इसके साथ साथ उसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र है, नीचे दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह है, तो उन सभी के प्लेन्स। देन द डेजर्ट रीजन जो कि मुख्य तौर से राजस्थान में पाई जाती है, थोड़ा सा गुजरात और हरियाणा में भी। देन द सदर्न पेनिनसुला जो कि मैंने कहा तीनों तरफ से, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, और द आइलैंड्स जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप के बारे में है। ओके, तो उन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं। नाउ, पहला हो गया हिमालयास, जिसको कि कहा जाता है दी एबोर्ड ऑफ स्नो, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। आप देख रहे हैं यहां पर कुछ लोग ट्रैक करके जा रहे हैं, ये पूरी तरह से माउंट एवरेस्ट ढका हुआ है
स्नो से, बर्फ से। सो इट इज कॉल्ड द एबोर्ड ऑफ स्नो। एबोर्ड मतलब, एबोर्ड जनरली हम भगवान के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी हिमालयास के बारे में जरा पढ़ लेते हैं, इसको जरा नोट भी कर लीजिए। ये एक नेचुरल दीवार है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ये 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। पूरा जो हिमालयन रेंज कहते हैं, ये पूरा उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग। ओके, हिमालय शब्द कहां से आता है? ये दो संस्कृत के शब्दों से आता है। हिमा जिसका मतलब है स्नो, और आलया मतलब एबोर्ड यानी कि घर, यानी कि द एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का घर। ओके, हिमालय का मतलब ये शब्द कहां से आता है उसके बारे में आप समझ लीजिए। नाउ हिमालय रेंज के कई सारे पर्वत 8000 मीटर से भी लंबे हैं। माउंट एवरेस्ट का हमने ऑलरेडी पिछले साल छठी कक्षा में पढ़ लिया था, 8848 meters tall, right? 48, 49 मानते हैं, right? Tall and are collectively called the 8000ers because कई सारे पर्वत ऐसे हैं जिनकी जो लंबाई है वो 8000 मीटर से भी ज्यादा है, इसलिए उनको 8000ers कहते हैं। ये सभी उस ग्रुप के हैं, इन सभी की जो हाइट है 8000 मीटर से भी ज्यादा है। इट स्ट्रेचेस, हिमालयन रेंज जो है, इट स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज, 6 देशों से पूरी तरह से स्ट्रेच करती है। कौन से? भारत हुआ, नेपाल हुआ, नेपाल उस तरफ है, नेपाल की तरफ से भी हिमालय के ऊपर चढ़ाई की जा सकती है। भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पूरा हिमालयन रेंज है, लेकिन मेन तौर से इंडिया और नेपाल में ही पाया जाता है, मेन तौर से। ओके, जितने भी बड़े बड़े पीक्स हैं वो इंडिया और नेपाल की तरफ से, नेपाल की तरफ से काफी चढ़ाई ज्यादा होती है। ओके, तो ये हो गया हिमालयन रेंज के बारे में। और आगे चलते हैं, हिमालय फॉर्म कैसे हुए थे? मैंने कहा ना, काफी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है, मजा आएगा पढ़ने में। ओके, बहुत साल पहले, क्या आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने कहा आपको मैप को समझना जरूरी है। बहुत साल पहले हुआ ये कि भारत जो था वो एक बड़े लैंडमास का एक पार्ट था, यानी कि एक जो धरती थी उसका एक बड़ा भाग था जिसको कि कहते थे गोंडवाना, और ये अफ्रीका के काफी पास था। हम आज जो हम दूरी देखते हैं भारत में और अफ्रीका के बीच में, वर्ल्ड मैप को जरा प्लीज चेक कीजिए, उसी से आपको अंदाजा होगा। ज्योग्राफी जब तक आप मैप नहीं देखेंगे समझना मुश्किल होगा। मेरी पेरेंट्स से फिर से रिक्वेस्ट है। ओके, सो आज जो आप दूरी देखते हैं, क्योंकि काफी सारा समुद्र बीच में है अफ्रीका और भारत के बीच में, ऐसा कई सारों हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। तो लॉन्ग टाइम एगो इंडिया वाज पार्ट ऑफ अ बिगर लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना, और ये अफ्रीका के बिल्कुल पड़ोस में ही था। ओके, पड़ोस में ही था। उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट्स हुई। हुआ ये कि इट ब्रोक अवे, निकल गया, बीच में समुंदर आ गया, शायद कोई सुनामी कुछ आया होगा और वो और निकल गया। इट ब्रोक अवे एंड मूव नॉर्थ, उत्तरी दिशा में मूव करने लगा, कोलाइडिंग विद यूरेशिया। और ऊपर कौन सा था? यूरोप और एशिया का जो भाग था उसके साथ जाके ये लैंडमास जाके टकराया। तो ये हो गया यूरेशिया, ये हो गया इंडिया का सबकॉन्टिनेंट, ये जाके टकराया। ओके, टकराया, टकराने से क्या हुआ? और ये काफी 50 मिलियन ईयर साल पहले हुआ। तो ये आज कल वाली बात नहीं कर रहा हूं, परसों वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये 50 मिलियन सालों पहले की बात है। और उसके बीच का जो लैंड था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और यूरेशिया के बीच का जो धरती थी, की जो जमीन थी, वो एक तरह से सिकुड़ गई। ओके, कितना ड्रामेटिक है, सिकुड़ गई और ऊपर को चढ़ी। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे? मैं बताऊं मैं। ओके, ऐसे समझाता हूं मैं। ये दो है, ये है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये है यूरेशिया। ये मेरी किताब है एसेस की। तो ये दोनों ऐसे साथ साथ आते हैं एंड देन इट बिकम्स बिग लाइक दिस, सिकुड़ के इट बिकम्स बिग। ये जो बड़ा बड़ा है ये है हिमालयन रेंज। ओके, सो इट क्रम्पल्ड एंड रोज फॉर्मिंग द
हिमालयास। ओके, इससे हिमालय पर्वत बन गए। तो ये सिकुड़ के आए, साथ साथ आते रहे, एंड दे बिकेम बिग लाइक दिस। इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया। भारत की जो जमीन है वो अभी भी एशिया की तरफ और प्रेशर डालती रहती है। इसी वजह से होता यह है, ये अबाउट 5 सेंटीमीटर पर ईयर, और इंडिया की जो जमीन है 5 सेंटीमीटर हर साल एशिया की तरफ धक्का मारे जा रही है, धक्का मारे, गाड़ी को धक्का मारे जा रही है। इस वजह से हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर अबाउट 5 मिलीमीटर पर ईयर। ये एक जनरल ये है कि 5 मिलीमीटर पर ईयर की स्ट्राइक रेट से हिमालयाज की जो लंबाई है वो हर साल बढ़ती है, 5 मिलीमीटर। ओके, ज्यादा नहीं है। ओके, मजा आया? ओके, आगे चले। और फैक्ट्स हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज क्या है? एक तो नेचुरल दीवार है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। समर, गर्मी के महीनों में स्नो जो बर्फ है जो कि पिघलती है, उससे कई सारी नदियां बनती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी। बाकी कई सारी नदियां हैं, बट मेन नदियां ये हैं कि इससे जो बर्फ पिघलती है उससे इन नदियों को पानी मिलता है। ये जो नदियां हैं आगे चलकर पानी प्रोवाइड करती हैं पीने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, कृषि के लिए वगैरह। ओके, सो द हिमालयास आर कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। तो एशिया में पानी, कल को हिमालयास ना रहे तो हिमालय से एक क्या हुआ? नेचुरल बैरियर। दूसरा क्या हुआ? अरे पानी का जो पूरा प्रबंध है वो हिमालय से ही होता है। हिमालयास पर बर्फ नहीं होती तो यहां पर हमारे देश में पानी कहां से मिलता? सो its Himalayas are so important, that's why they are called water tower of Asia. Then जो भागीरथी रिवर है जो कि गंगा का पहला रूप है, the भागीरथी रिवर a major tributary of the Ganga originates from गौमुख। जो गौमुख है जिसका की मतलब है, गौ का मतलब है गाय, मुख का मतलब है मुंह, सो काउस माउथ। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री जो ग्लेशियर है, मैं यमुनोत्री गया हूं, गंगोत्री नहीं गया। गंगोत्री ग्लेशियर से, वहां से गंगा नदी की शुरुआत होती है, और जहां से शुरुआत होती है उसको कहते हैं गौमुख। ओके, पहले उसका नाम भागीरथी होता है, फिर उसके बाद वो गंगा के रूप में आती है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड, उसको काफी पवित्र माना जाता है, पूजा की जाती है इन मेनी कल्चर्स विद टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज अट्रैक्टिंग स्पिरिचुअल सीकर्स। अभी हमने देखा महाकुंभ जो हुआ प्रयागराज में, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलते हैं संगम में, राइट? सो गंगा को काफी पूजा जाता है हिंदू संस्कृति में। ओके, नाउ जो मेन हिमालयन रेंजेस जो हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। हिमाद्री, पहला है हिमाद्री जो कि है ग्रेटर हिमालयास। ओके, इट इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट रगेड, रगेड मतलब काफी रफ काइंड ऑफ टेरेन है, काफी जो पत्थर है वो काफी, दे आर वेरी शार्प फीचर्स। इट हैज द माउंट एवरेस्ट जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पीक है। कंचनजंगा स्नो कवर्ड, बर्फ से ढका रहता है पूरे साल। लिमिटेड ह्यूमन सेटलमेंट्स, वहां पर कोई रह नहीं सकता, सिर्फ माउंटेनियर्स क्लाइंब करके नीचे आते हैं। दूसरा हुआ हिमाचल जो कि है लोअर हिमालयास पे, थोड़ा सा नीचे पीक, साउथ ऑफ द हिमाद्री। तो हिमाद्री तो हुआ सबसे बड़ा, कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट वाला। उसके बाद हुआ हिमाद्री से नीचे हिमाचल। यहां पर इतनी ठंड नहीं पड़ती है, और यहां पर काफी सारे जो रिच बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा एंड फौना काफी पाए जाते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन, लोग भी काफी रहते हैं उन पर्वतों पर, और यहाँ पर कई सारे हिल स्टेशंस काफी मशहूर हैं, जैसे कि नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली एटसेट्रा। ओके, ये जनरली हमारे इसमें देखें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो प्रदेश हैं जो कि लोअर हिमालयास में पाए जाएंगे। ओके, देन नीचे आता है शिवालिक जो कि है आउटर हिमालयास, आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज विद रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट रिच इन वाइल्ड लाइफ, एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन टू द गैंजेटिक प्लेन। और इसके बाद गैंजेटिक प्लेन शुरू जाते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है इतनी ज्यादा नहीं है इसके और इसके मुकाबले। इसको तो करने के लिए माउंटेनियरिंग की जरूरत होती है, यहां पर कई सारे लोग रहते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको जानना जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं, हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज एंड शिवालिक हिल्स। ओके, ये तीनों आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं हिमालयास के ऊपर ही। नाउ हिमालयास जो जिस तरह का कल्चर है और कंजर्वेशन है, ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन इन द वेस्टर्न रीजन, जिसको कि कथकुनी या दज्जी देवरी कहते हैं,
और इसकी जो तस्वीर है आपकी एनसीईआरटी की किताब में है, आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से दिखा देता हूं। आजा आजा रे, आजा रे ओ मेरे दिल बर, आजा। नहीं आ रहा, चलो। आप तस्वीर किताब में देख सकते हैं। डजी देवरी भी बोलते हैं, कथकुनी भी कहते हैं, जिसमें कि जो लोकल जो पत्थर हैं और लकड़ी है उसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर कई सारे भूकंप भी आ सकते हैं, तो अगर प्रॉपर दीवारें बनाए जाएं तो उस पर डैमेज ज्यादा होगा, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं रहेंगे, इसलिए इस तरह के घर बनाए जाते हैं। प्रोवाइड्स वार्मथ एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बेसिक पॉइंटर्स हैं जो कि मैंने लिखे हैं, तो ताकि आपको याद रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोन फॉर इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, कीड़े, जानवर वगैरह पाए जाते हैं। और इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है। बायोडाइवर्सिटी इज प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट एंड विलेज कम्युनिटीज। तो यहाँ पर गांव, सरकार सभी मिलकर बायोडाइवर्सिटी को का की सुरक्षा करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं लद्दाख के ऊपर। ये तस्वीर देखिए, सुंदर प्रदेश है। मेरे को मौका नहीं मिला जाने का, लेकिन मेरे कई सारे दोस्त गए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। इसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। ये भी एक तरह से रेगिस्तान है, लेकिन ये राजस्थान के थार डेजर्ट से बिल्कुल अलग है। इसको कि ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। डेजर्ट्स आर्ट ऑलवेज हॉट, कि हर रेगिस्तान हमेशा गर्म नहीं होता है। जब सर्दी का मौसम हो, यहां पर टेम्परेचर -30 डिग्रीज तक जा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं कि कितनी ठंड पड़ सकती है। ओके, यहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती है। ऑफन कॉल्ड मूनलैंड, इसको कि एक तरह से चंद्रमा जमीन भी कहा जाता है, मूनलैंड कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो भूमि है वो एक तरह से चंद्रमा के क्रेटर्स की तरह पाई जाती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे बढ़िया तस्वीरें आपके लिए इसीलिए लाया हूं ताकि आपको इंटरेस्ट भी बना रहे। और भी देखिए, ये तस्वीरें देखिए, आप पर्वत देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, और वहां पे किस तरह के जो त्योहार वगैरह होते हैं उसके बारे में देख सकते हैं। तो मैं उल्टा चलता हूं। वहां पर मोनास्ट्रीज होते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म को माना जाता है। वहां पर कई सारा धर्मशाला, ऑफकोर्स ये लद्दाख की बात हो रही है, धर्मशाला जो और थोड़ा नीचे है। कई सारे त्योहार होते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल। यहां पर किस तरह के याक याक की तस्वीर आप अपनी किताब में देखिए। ओके, देखता हूं फिर से। ओके, ये थोड़ा सा आया, याक की तस्वीर भी होती है। ओके, ये है वो जो जिस तरह के घरों की मैंने बात की ना, तो इस तरह के घर वहां पर बनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह का फ्लोरा एंड फौना है। ओके, और नीचे जाएंगे, ये स्नो लेपर्ड हुआ। ओके, और इसके नीचे याक की भी तस्वीर होनी चाहिए। ये हो गया लद्दाख। ओके, ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया याक। याक ऐसा लगता है, कई बहुत सारे बाल होते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। ओके, तो यहां पर ये हो गया होम टू याक, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड तिब्बतन एंटीलोप्स। ये वहां पर जानवर पाए जाते हैं। रॉक्स, वहां पर जो रॉक्स है, ओके, वो एक तरह से टिपिकल जिस तरह के रॉक्स आपको दक्षिण भारत में या पश्चिमी भारत में मिलेंगे उस तरह से नहीं होते हैं। वहां के जो रॉक्स हैं वो एक तरह से उसमें रेत होती है और क्ले मिक्स होता है। और रगेड लैंडस्केप, यानी कि काफी रफ लैंडस्केप होती है, काफी सारे रॉक्स होते हैं, डीप वैलीज, ओके, वादियां। और जिस तरह के जो लेक्स हैं, जैसे ये लेक काफी प्रसिद्ध है, पैंगोंग सो, जो जिसमें कि जो पानी है वो समुद्र की तरह नमकीन पाया जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह का लेक है या नदी है। इसको वहां पर्वत है, यहाँ पर त्योहार हो रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग, 3 इडियट्स देखी है? 3 इडियट्स आपके मेरे ख्याल से पैदा होने से पहले रिलीज हुई थी। 3 इडियट्स का जो क्लाइमैक्स सीन है वो यहाँ पर शूट किया गया था लद्दाख में। ये क्लाइमैक्स है ना, याद है ना, जहां पर वो चतुर को पता चलता है कि ये फुंगसुक वांगडू है, आमिर खान, राइट? तो ये जो, और वहां पर ये अभी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर 3 इडियट्स का क्लाइमैक्स सीन शूट किया गया था। तो ये क्लाइमैक्स सीन है, अगर नहीं देखी है तो जाकर देखो, क्लाइमैक्स सीन देखो, वो यहां पर शूट की गई थी। तो आपको और रुचि आएगी कि हाँ ऐसा भी हुआ था क्या करके। ओके,
नाउ अब हम दूसरे चलते हैं प्लेन्स की तरफ। ओके, प्लेन्स में क्या होता है, उसको दे आर कॉल्ड द गैंजेटिक प्लेन्स। ये एक तरह से पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका है, मेनली उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ बिहार ऑल्सो, बट मेनली उत्तर प्रदेश। सो दे आर कॉल्ड द गैंजेटिक प्लेन्स बिकॉज वहीं से गंगा नदी बहती है। इंडिया लाइफलाइन साउथ ऑफ हिमालय, सो हिमालय के दक्षिण डायरेक्शन में, और इसको इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है, राइट। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो जितनी भी कृषि होती है, पानी का, पीने का पानी, इंडस्ट्रीज के लिए, ये सभी की जो सुविधा है गंगा के पानी से ही होती है। गंगा और उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज, गोमती है, यमुना है, तो उस तरह की कई कई सारी नदियां वहां पर बहती हैं। सो नरिश बाय रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि नॉर्थ ईस्ट आसाम में बहती है। फर्टाइल, डेंसली पॉपुलेटेड, इट्स वेरी फर्टाइल, क्योंकि वहां पर कृषि, इस तरह की भूमि में जहां पर पानी अच्छा है, वहां पर मिनरल्स काफी मिलते हैं, तो उससे काफी कृषि में काफी सहायता मिलती है। और यहाँ पर आबादी भी काफी है। यूपी, पूरे भारत का सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहां पर कृषि ज्यादा होती है, तो ज्यादातर लोग वहां जाकर सेटल हो जाते हैं। आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, वाइटल लाइफलाइन, क्योंकि पानी पीने के लिए, कृषि के लिए और उद्योग के लिए पानी पूरा गंगा नदी से मिलता है, और इससे बिजली का उत्पादन भी होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, नदी है, यहाँ पर मंदिर वगैरह है, जितने भी घाट है वहां पर आप नहा सकते हैं वगैरह, और मंदिर के भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं, आप ये नदी देखिए, नदी वहां से बह रही है, यहाँ पर कृषि हो रही है। जितनी भी नदियां हैं भारत में, गंगा लें आप, यमुना लें, ये सभी किसी ना किसी देवी के नाम पर रखे गए हैं। एक एक्सेप्शन है ब्रह्मपुत्र, ओके, जिसका नाम है सन ऑफ ब्रह्मा का पुत्र, सन ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मपुत्र एक एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी सभी नदियों का नाम किसी ना किसी देवी के नाम पर रखा गया है। जितनी भी नदियां हैं, जैसे जैसे रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, उसी तरह से वाटरवेज भी है। यानी कि आप नदी से एक जगह से दूसरी जगह आप पर्यटन कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, जैसे गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया, जो कि बंगाल में है, वहां तक का एक वाटरवे है। ओके, तो ये रिवर्स कैन बी यूज फॉर वाटरवेज, यानी कि आप उसमें से सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। जो जो जमीन है पर्वत की तरह ऊपर नीचे नहीं है, एक ही लेवल की जमीन है, तो पानी का बहाव एक ही जैसा रहता है, तो इससे काफी सुविधा मिलती है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये एक काफी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में बताता हूं। जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये गर्मी के महीनों में बड़ी हो जाती है। जैसे अभी जो गर्मी का महीना चल रहा है, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, अप्रैल मई जून में, ये जो गर्मी के जो मौसम है, इसमें नदी सूखती नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी ज्यादा बड़ी होती है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये आंसर लिखना है। इसका आंसर ये है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप बिकॉज मेल्टिंग स्नो फ्रॉम हिमालयस, क्योंकि हिमालय में जो जो बर्फ है वो पिघलती है, पिघल के क्या करेगी, नीचे आएगी, नदी में आएगी। तो जब ज्यादा पानी आएगा तो क्या होगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी गर्मी के महीनों में छोटी सिकुड़ती नहीं है, बड़ी हो जाती है। तो और उसके बाद बारिश का मौसम आता है, इट एड्स एक्स्ट्रा वाटर कॉजिंग फ्लड्स ड्यूरिंग समर, और इसकी वजह से वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ भी आती है। तो ये काफी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है। अब हम आगे चलते हैं रेगिस्तान पर। ये हो गया, हमने दो कर लिए, पर्वत कर लिए, प्लेन्स कर लिए। अब हम चलेंगे रेगिस्तान पर। तस्वीर देख रहे हैं, है ना सुंदर तस्वीर? ये है तस्वीर थार डेजर्ट की, जो कि राजस्थान में है। ओके, सो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कॉल्ड द थार डेजर्ट। ये एरिड रीजन है। एरिड का मतलब है पूरी तरह से ड्राई रीजन, जहां पर आपको ज्यादा हरियाली नहीं मिलेगी, पानी तो मिलेगा ही नहीं। मोस्टली इन राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी है, लेकिन ज्यादातर राजस्थान में है। गोल्डन ड्यून्स, ड्यून्स का मतलब है जिस तरह से इस तरह के जो सैंड के जो ड्यून्स है ना, जो शेप बने हैं, उसको ड्यून्स कहते हैं। और ये एक तरह से सोने के कलर की तरह हो जाता है। जो रेत है उसका कलर जब सूरज की रोशनी पड़ती है
तो इट लुक्स लाइक गोल्डन ड्यून्स, रगेड टेरेन, क्योंकि इस पर चलना भी काफी मुश्किल है, आपको ऊंट पर सवारी करनी पड़ेगी, और ओपन स्काई, क्योंकि यहां पर ज्यादा हरियाली भी नहीं है और स्काई बिल्कुल क्लियर है, राइट। सो इट्स एन ओपन स्काई, पूरा नीला आकाश है, इसमें कहीं दूर दूर तक आपको बादल नहीं दिखेंगे, काले बादल नहीं दिखेंगे। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स आर हिल लाइक फॉर्मेशन, आप देख रहे हैं ना, एक तरह से छोटे छोटे पर्वत की तरह है, राइट। हिल लाइक फॉर्मेशंस ऑफ सैंड शेप्ड बाय विंड 150 मीटर्स हाई, तो उनकी हाइट उतनी है और जिस तरह से हवा चले उससे उसका आकार बन जाता है। और यहां पर सबसे जो प्रमुख शहर वो कौन सा है? जैसलमेर है, जिसको कि गोल्डन सिटी कहा जाता है क्योंकि उस पर रेत इतनी है, और ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। यूनेस्को यूएन की एक बॉडी है जो कि संस्कृति पर और विज्ञान पर ध्यान देती है, तो ये उसको एक हेरिटेज साइट मानती है। नाउ यहां पर होता क्या है, जिंदगी काफी मुश्किल है क्योंकि मेनली पानी की किल्लत है, राइट। एज अपोज टू गैंजेटिक प्लेन जहां पर पानी आपको काफी सारा मिलता है, यहां पर पानी नहीं मिलता। आप देख सकते हैं ना, एक ही देश है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दूरी भी इतनी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना अलग किस्म की ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इन दो स्टेट्स में। तो यहां पर पानी की किल्लत है, जो विमेन है, मेनली विमेन, बिकॉज ऑफ द वे आवर सोसाइटी इज, आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं, उनको दूर तक जाना पड़ता है पानी को इकट्ठा करके इस तरह के घड़ों में लाने के लिए, राइट। तो वहां पर उनको जाना पड़ता है। रिंस वाटर इज रीयूज फॉर प्लांट्स, कि अगर पौधे हैं, पौधे कुछ उगाना है तो उसको जिस पानी का इस्तेमाल आपने ऑलरेडी कर लिया, उसी पानी का इस्तेमाल उनको पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए भी किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन्वॉल्व स्काउरिंग विद सैंड टू सेव वाटर, कि रेत से ही आप अपने बर्तनों को धोते हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा नहीं मिलता है। राजस्थान इज नोन फॉर वाटर कंजर्वेशन मेथड्स लाइक टांका और कुंड्स दैट स्टोर रेन वाटर, क्योंकि जब बारिश कभी कभी आए तब उस पानी को स्टोर करने के लिए यहां पर टांका या कुंड्स बनाए जाते हैं। और इसकी तस्वीर आप अपनी किताब में देख सकते हैं, एनसीईआरटी किताब में, प्लीज जाके देखिए ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि वो देखने में कैसे लगते हैं। बाई चांस पिक्चर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। तो वही मैं कहता हूं, ये पूरी तरह से समझ लो और फिर अपनी एनसीईआरटी किताब को पढ़ो, मैं गारंटी देता हूं अपने क्लास में फर्स्ट आओगे। ओके, चलिए, अरावली हिल्स क्या होते हैं? आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं अरावली हिल्स की। तो ये माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा जैसे नहीं है, इनकी हाइट कम है और यहां पर काफी सारी हरियाली भी आपको दिखती है। तो ये जो अरावली हिल्स है, ये थार डेजर्ट के पूर्वी दिशा में है। थार डेजर्ट की जो मैंने तस्वीर बनाई थी, आपको ऑलरेडी पता है ना, मैंने जो आपको इंडिया के मैप में थार डेजर्ट दिखाया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, आपको आइडिया रहे। तो ये हो गया, ये था ना, तो थार डेजर्ट यहां पे था, राजस्थान यहां पर है, ये पूरा थार डेजर्ट है, राइट। सो अरावली हिल्स ऐसे हैं, इस डायरेक्शन में है अरावली हिल्स, इतना ज्यादा एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन अरावली हिल्स इस तरह से है। सो इट इज टू द ईस्ट ऑफ, ये थार डेजर्ट हुआ, इसका ईस्ट डायरेक्शन में है अरावली हिल्स, और अरावली हिल्स इस तरह से हैं। ओके, तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट महत्व है। So east of Thar Desert, among the oldest mountains in the world, about 2.5 billion years old, माउंट एबू, और यहां पर माउंट एबू है। ओके, वहां पर काफी सारे पर्यटकों के लिए काफी प्रसिद्ध है। उसकी हाइट इतनी है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में ये अरावली हिल्स हैं। एक्ट एज नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम ईस्ट एक्सपेंडिंग ईस्टवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अरावली हिल्स नहीं होता, बिकॉज रेगिस्तान की एक टेंडेंसी रहती है, रेगिस्तान अगर लेट्स से 5 स्क्वायर किलोमीटर में हो, बिकॉज वो क्या होता है, हवा से वो धूल बढ़, वो रेगिस्तान की जो रेत है वो उड़ती रहेगी, वो थोड़े से उस तरफ आएगी, तो रेगिस्तान का जो एरिया है वो बढ़ता रहता है। ये एक रेगिस्तान का एक नेचुरल फीचर है। लेकिन चूंकि, और ये भारत का जो भाग्य है वो देखिए, चूंकि यहां पर अरावली हिल्स यहां पर है, तो ये जो रेगिस्तान है वो इस दिशा में बढ़ नहीं पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है, राइट। सो दैट इज, सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां का जितना भी जो प्रदेश है
वो मार्बल, इसलिए आप पाएंगे कभी आपको घर में किसी संगमरमर का काम करना हो, मार्बल का काम करना हो, ग्रेनाइट का काम करना हो, आप पाएंगे ये सारा का सारा जो मटेरियल है, माल जो है, वो राजस्थान से आता है। मार्बल हो, किचन में आपके रसोई में मार्बल टॉप या ग्रेनाइट टॉप बनाना हो, वो पूरा का पूरा राजस्थान से आता है। जिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर, जो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर फोर्ट सब इसी प्रदेश में है। एंड इसके बारे में, जिंक के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है आपकी किताब में, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया अरावली हिल्स। इसके आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जो पूरी तरह से समुद्र से तीनों साइड से कवर्ड है। ओके, इट इज एन एंशिएंट लैंडफॉर्म। नाउ इसको प्लेटू किसको कहते हैं? प्लेटू का डेफिनेशन क्या है? A plateau is a landform that rises from the surrounding land, has a more or less flat surface and often has steep slopes, right? Flat surface है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर काफी steep slopes रहते हैं। The most important plateau in India is a triangular area in the middle and south, which is called the Deccan Plateau. जो दक्कन का प्लाटू है, जैसे हैदराबाद है, ये दक्कन प्लाटू में माना जाता है। यानी कि तीनों साइड से समुद्र है और बीच का जो एरिया है, ट्राइंगल है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, इसको कि आप डेक्कन प्लाटू बनाएंगे। मैं मैप दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। इट इज अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लाटू बिकॉज इट इज अ पेनिनसुला, मीनिंग ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। यानी कि एक तरफ अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, इस तरफ बे ऑफ बंगाल, तो इसको पेनिनसुला कहते हैं। जो दक्षिण भारत है, स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये पूरी तरह से इसको पेनिनसुला कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, नाउ ये जो मैप है इसमें मैं दिखा देता हूं। तो ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो अंदर है, ये हो गया उड़ीसा। तो इस पूरे इसको पेनिनसुला कहेंगे। और इसके बीच का ये वाला जो रीजन है, ये जो बीच का रीजन है, ये लाइक एन इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है, उसको कहेंगे डेक्कन प्लाटू। जो दक्कन प्लाटू है, तीनों तरफ से सराउंडेड है। ओके, तो इसको कहेंगे डेक्कन प्लाटू। नाउ इसमें दूसरी एक और बात है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ये जो इलाका है, ये जो पूरा केरला कर्नाटका का इलाका है, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये एक तरह के पर्वत हैं और दे हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स, वेस्टर्न घाट्स हैं। उसी तरह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में यहां पर ईस्टर्न घाट्स हैं। ओके, इसको जरा नोट कर लीजिए, इसके बारे में मैं बताता हूं। ओके, तो पेनिनसुलर प्लाटू, दी घाट्स, घाट्स क्या होते हैं? वेस्टर्न घाट्स, दे आर टॉलर, मेनी वाटरफॉल्स, और ये काफी तरह से टूरिज्म के मामले में बहुत ही ज्यादा सुंदर, इसीलिए केरला इज कंसिडर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। ओके, क्योंकि यहां पर वेस्टर्न घाट्स हैं। मेनी वाटरफॉल्स ड्यूरिंग मॉनसून, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज होम टू मेनी रिवर्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। नॉर्दर्न पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री हिल्स। ओके, तो ये हो गए वेस्टर्न घाट्स, जो कि हमारे पश्चिमी रेंज में आता है, पेनिनसुलर इंडिया में। जो पूर्वी दिशा में उसको ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट्स जितने सुंदर नहीं हैं, क्योंकि ये एक तरह से लोअर हैं, छोटे पर्वत हैं। यहां पे पर्वत बड़े पर्वत हैं, लोअर एंड ब्रोकन, और छोटे छोटे हिल्स में उनको ब्रेक किया गया है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। द वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड्स बिटवीन द घाट्स इज कॉल्ड द दक्कन प्लाटू। जो दक्कन प्लाटू मैंने बोला ना, जो बीच का जो एरिया है फ्लैट, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया है, उसको कहते हैं दक्कन प्लाटू। अब हम चलते हैं पेनिनसुलर इंडिया की तरफ। यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर बड़ी नदी दिख रही है, यहां पर एक बिल्डिंग दिख रही है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना सुंदर दृश्य है। तो पेनिनसुलर इंडिया में नदियां हैं और जिस तरह की जिंदगी है उसके बारे में जानते हैं। सो द प्लाटू टिल्स स्लाइटली टू द ईस्ट, क्योंकि कई सारी नदियां पूर्वी दिशा में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। जैसे कृष्णा नदी हो गई, महाराष्ट्र से शुरू होकर, तेलंगाना से गुजरकर, आंध्र प्रदेश से गुजरकर, विजयवाड़ा से होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी, वो भी महाराष्ट्र से शुरू होकर, तेलंगाना से गुजरकर, आंध्र प्रदेश से गुजरकर जाकर बे ऑफ बंगाल में शामिल हो जाती है। तो एक तरह से ईस्टर्न तरफ की तरफ जाने का ज्यादा टेंडेंसी हम पाते हैं, राइट? सो द प्लाटू टिल्स स्लाइटली टू द ईस्ट, रिवर्स फ्लो अक्रॉस मोस्टली वेस्ट टू ईस्ट। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई। कावेरी नदी भी कर्नाटक से शुरू होकर तमिलनाडु से जाकर बे ऑफ बंगाल में जाके शामिल हो जाती है। महानदी नदी, जो कि ओडिशा में
से जाकर बे ऑफ बंगाल में आती है, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिमी डायरेक्शन में बहती हैं, वो हो गए नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरेबियन सी, जो कि इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, वहां पर जाकर शामिल होती हैं अरेबियन सी में। यहां पर आप एक और तस्वीर देख सकते हैं। तो इन नदियों का बेसिकली उसका एडवांटेज क्या है? दे प्रोवाइड वाटर फॉर फार्मिंग, कृषि के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, उद्योग के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, बिजली के उत्पादन इससे होता है। कृष्णा नदी पर आप बांध पाएंगे, गोदावरी नदी पर आप बांध पाएंगे। बड़े बड़े बांध हैं आंध्र प्रदेश में, जैसे श्रीसेलम डैम हुआ, नागार्जुना सागर हुआ, अभी पोलावरम डैम का निर्माण किया जा रहा है, तो हीराकुड डैम है महानदी पर। तो अलग अलग डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है। कालेश्वरम डैम है गोदावरी पर तेलंगाना में। तो डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है ताकि आप उससे एक तरह से पानी को स्टोर कर पाएं, जब पानी बारिश के मौसम में पानी आए, और उसको आप स्टोर करके रखें ताकि गर्मी के महीनों में जब थोड़ा सा पानी का लेवल नीचे चला जाए तब आप पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, कृषि के लिए वगैरह, बिजली के लिए इस्तेमाल करें, उद्योग के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ उससे बिजली का भी उत्पादन होता है। इसके साथ साथ ये जो जितनी जहां से भी ये पानी गुजरता है, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं क्योंकि मैंने काफी काम किया है इसके ऊपर। कृष्णा नदी विजयवाड़ा से गुजरती है, तो कृष्णा का जो जिला है आंध्र प्रदेश में, इट इज वेरी रिच इन एग्रीकल्चर, और वहां के लोग काफी अमीर होते हैं क्योंकि उन्होंने कृषि से काफी पैसा कमाया है। उसी तरह से गोदावरी जहां से गुजरती है, तो ईस्ट गोदावरी जिला हुआ, वेस्ट गोदावरी जिला हुआ, राजमुंद्री शहर का नाम आपने सुना होगा। वहां पे काफी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि उन्होंने पैसा कृषि से कमाया है, क्योंकि वहां की जो जमीन है वो काफी उपजाऊ मानी जाती है। तो रिच इन मिनरल्स, वहां पे जंगल भी काफी हैं, फर्टाइल लैंड, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर एक तरह से उसको राइस बॉल कहा जाता है, वहां पर चावल का उत्पादन काफी होता है। डेंस फॉरेस्ट, ये जो पूरा इलाका है, नल्लामला फॉरेस्ट है गुंटूर वगैरह में, इट्स ऑल वेरी डेंस फॉरेस्ट एरियाज, और वहां पर काफी सारे जो जातियां पाई जाती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज आर देयर, लाइक संथल, गोंड, बाइगा, भील, कोरकू, ये कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं विद डिस्टिंक्ट कल्चर्स कनेक्टेड टू नेचर, और ये एक तरह से पूरी तरह से प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स आर देयर इन द अलोंग द ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, और जितनी भी नदियां हैं। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट में इंडिया कोस्ट लाइन की तरफ, यानी कि इंडिया का जो समुद्री तट है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो इंडिया का जो समुद्री तट है वो 7,500 किलोमीटर का लेंथ है। इसमें जो मेन लैंड है, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ओके, ये हुआ पूरा कोस्ट। इसकी लेंथ इज अराउंड 6,000 प्लस किलोमीटर्स। और जो बाकी जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, उसका भी कोस्ट लाइन को सभी को टोटल कर दें तो आता है 7,516 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके, बट आप मोटे तौर पर 7,500 याद रख सकते हैं। ओके, ब्यूटीफुल बीचेस आप देख रहे हैं, कितने सुंदर बीचेस हैं। आप में से बीच किसको पसंद है, लिख के बताइए। मेरे को बीच पसंद है। यू प्रिफर ए माउंटेन हॉलिडे और ए बीच हॉलिडे, आप लिख कर बताइए। रॉकी क्लिफ्स, आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, जंगलों में आप ट्रैक कर सकते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, मुंबई पोर्ट हुआ, मैंगलोर पोर्ट हुआ, कोची पोर्ट हुआ, चेन्नई हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, तो इन सारे, कैलकाटा पोर्ट हुआ, मद्रास पोर्ट हुआ, तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। सो जो वेस्ट कोस्ट है, जो पश्चिमी समुद्री तट है, वो स्ट्रेच करता है गुजरात से, कांडला पोर्ट हुआ, गुजरात से लेकर केरल तक, और रिवर्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स फॉर्म एस्टुरीज। जो वेस्टर्न घाट्स की तरफ से जो नदियां हैं वो फॉर्म करती हैं एस्टुरीज। एस्टुरीज का मतलब क्या है, जहां पर जो समुद्र से हाई टाइड, लो टाइड आता है और वो जब नदी के मुंह को मीट करता है, उसको कहते हैं एस्टुअरी। ओके, और ये मेनली नर्मदा और ताप्ती रिवर के जो एस्टुअरीज हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं। मैंने कहा था ना, नर्मदा और ताप्ती रिवर अरेबियन सी को फॉर्म करते हैं। अरेबियन सी कहां पर है, भारत के पश्चिमी डायरेक्शन पर है। ओके, हैज कोव्स, क्रीक्स एंड एस्टुअरीज, ये एक तरह से नेचुरल फॉर्मेशंस हैं।
जो ईस्ट कोस्ट है, इट इज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, हैज वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टास। बेसिकली होता क्या है, अभी मैं आपको क्लैरिटी के लिए और बता देता हूं मैं। सी ये ऐसा है ना, तो जो ईस्टर्न घाट्स है इट विल बी एट ए डिस्टेंस, ओके, इट विल बी एट ए डिस्टेंस। अभी ये जो इलाका है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द ईस्ट कोस्ट। सिमिलरली यहां पर वेस्ट कोस्ट ऐसा है, तो ये जो इलाका है इसको कहेंगे वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट ये हुआ, ये हो गया ईस्ट कोस्ट, ओके। तो यहां पर हुआ, ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये ऐसा उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल। तो ये पूरे ऐसे 8 प्रदेश हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला 5, यहां पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, 9 स्टेट्स, नॉट 8, 9 स्टेट्स, ओके। हैज वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टास। डेल्टास क्या होते हैं? डेल्टास आर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड एट ए रिवर्स माउथ बाय डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर फैन शेप, ओके। सो ये डेल्टास का जो डेफिनेशन है, ये जो फॉर्म होते हैं एट द प्लेस वेयर द रिवर मीट्स द सी, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। डेल्टास ऑफ महानदी जो कि उड़ीसा में है, यहां पर गोदावरी जो कि यहां पर आंध्र प्रदेश में होगी, कृष्णा भी आंध्र प्रदेश में होगा, गोदावरी ऊपर है, कृष्णा नीचे है, एंड कावेरी जो कि यहां पर तमिलनाडु से गुजरेगी, यानी से कर्नाटका से होते हुए कावेरी तमिलनाडु में जाती है, और फर्टाइल एंड आइडियल परफॉर्मिंग। कावेरी नदी से देखेंगे, यहां पर गन्ने का जो कल्टीवेशन होता है कर्नाटक में, ओके, मैसूर के पास, मांड्या के पास, उसका जो पानी है कावेरी नदी द्वारा प्रदान होता है। इसके बाद जो चावल की खेती होती है तमिलनाडु में, उसके लिए भी पानी कावेरी नदी से ही मिलता है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर नदियां ना होती तो हमारा क्या होता भला, ओके। ओके, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज इंक्लूड चिल्का लेक। इसके साथ साथ जो छोटे से जो लेक्स हैं, चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है, पुलिकट लेक जो कि आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर के बीच में पड़ता है, इट इज ए लेगून, यानी कि इट्स जस्ट लाइक ए वाटर बॉडी, ओके। इसके बाद लास्ट में चलते हैं, जो भारतीय द्वीप हैं इनको कहते हैं आइलैंड्स, यानी कि चारों तरफ से आप पानी से सराउंडेड हैं, बीच में द्वीप है। जैसे श्रीलंका देश है, लेकिन इट इज एन आइलैंड नेशन, यानी कि चारों तरफ उसके आसपास पानी ही पानी है, ओके। तो यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। ये हो गया सेलुलर जेल, जहां पर काला पानी दिया जाता था। भारत जब स्वतंत्र नहीं था तो जितने भी जो आजादी के लिए लड़ते थे उनको काला पानी भेज दिया जाता था। तो यहां पर ये काला पानी जेल की तस्वीर है, सेलुलर जेल, जो कि नाउ इट इज अ मॉन्यूमेंट, राइट। तो यहां पर आप किसी को भी नहीं देख सकते थे, यू विल जस्ट बी अ स्मॉल रूम। आई वेंट देयर इन 2018, राइट, 2018 अप्रैल। तो वहां पर मैंने ये देखा था। ये है कोरल्स, आप नीचे जाएंगे तो आप इन सब चीजों को टच कर सकते हैं। ये है कोरल्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना नीचे इतना बेस्ट काइंड ऑफ नेचुरल लाइफ इज देयर, राइट। और ये मेरी और मेरी वाइफ की तस्वीर है जब हम नीचे सी वॉक करने के लिए गए थे। आप देख सकते हैं सी लिंक, सी वॉकर। तो आप नीचे जाएंगे, ये अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको मिलता है, उसको पहनकर यू विल बी इन द मिडल ऑफ फिश, यू विल बी इन द मिडल ऑफ ऑल दिस कोरल्स वगैरह, आप उसको छू सकते हैं। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग, गोइंग एंड टचिंग। आपका जो पैर है, मेरा पैर पूरी तरह से समुंदर की जमीन पर था। इट्स अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। आपको जरूर उस एक्सपीरियंस, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएं, इस एक्सपीरियंस को कभी भी मिस मत करना। आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाइए, पोर्ट ब्लेयर से आपको इस तरह की सुविधा मिलती है। सो दिस इज एन एक्सपीरियंस you should not miss, okay। so Indian islands जो है, it's a group of islands in the Indian Ocean। Arabian Sea में है लक्षद्वीप, Bay of Bengal में है कौन सा, Andaman and Nicobar Islands। it has unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes भी हैं, लेकिन एक ही एक्टिव वॉल्केनो वाला है, और कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज भी यहां पर पाई जाती हैं। कई सारे तो हैं ऐसे हैं जिसको कि टूरिज्म के लिए ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि अगर पर्यटक चल जाएं तो वहां पर जो नेटिव ट्राइब्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं हमारे अरेबियन सी में। इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसको कि कहते हैं आर्कीपेलागो। इन द अरेबियन सी इट कंसिस्ट ऑफ 36, यानी कि 36 द्वीप हैं, और उसमें इस तरह के कोरल्स काफी सारे पाए जाते हैं। जो बे ऑफ बंगाल में है उसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर।
It consists of more than 500 volcanic islands in the Bay of Bengal. Important location as outpost. और ये सुरक्षा की नजर से ये काफी इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप भी बे ऑफ बंगाल से, बिकॉज एक तरह से वो एक बाहर पहरेदारी का काम कर रहा है समुंदर में, राइट। तो यहां पर इंडियन नेवी का काफी बड़ा प्रेजेंस रहता है। वहां पर आप देखेंगे जिस होटल में हम ठहरे थे वहां से आप कई सारे जहाजों को देख सकते हैं, विच आर लाइक द इंडियन नेवी शिप्स, कोस्ट गार्ड, जो कि सुरक्षा करते हैं भारत की। वहां से बैरन आइलैंड करके एक आइलैंड है जो कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में। इस फैक्टॉइड को आप याद रखिएगा। ओके, नाउ इसके बाद चलते हैं सुंदरबंस की तरफ, जो कि एक यूनिक डेल्टा है। डेल्टा की बात की ना, इट इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इन वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसको कहते हैं मैंग्रोव्स। इट हैज स्टिल्ट रूट्स, ओके, मैंग्रोव्स, और ये काफी सारा पानी रहता है। प्रेजेंट इन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 50% है, इंडिया में 50% है, तो एक तरह से इक्वली डिवाइडेड है। इट नदी भी है, समुंदर भी है और जमीन भी है, बिकॉज थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगा, राइट। तो नदी भी है, समुंदर भी है और जमीन भी है। इट इज कॉल्ड ए यूनेस्को हेरिटेज साइट, जिस तरह से जैसलमेर था, ओके। और यहां पर मैंग्रोव्स तो पाए जाते हैं, और ये मैंने तस्वीर डाली रॉयल बंगाल टाइगर की, जो कि वहीं पर सुंदरबंस डेल्टा में रहता है, राइट। वेरी फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। लास्ट थिंग, ओके, नाउ हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ हैं उनके बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से इट्स अ ब्यूटीफुल। आई हैव बीन टू आसाम, आई हैव बीन टू मेघालय, आउटस्टैंडिंग ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहां पर कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन द ब्यूटीफुल लैंड यू लिव इन, ओके। माय वाइफ हैज गॉन टू मणिपुर आल्सो। तो यहां पर कई सारी नदियां वगैरह हैं, इंक्लूड गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, ये वहां के पहाड़ों के नाम है। इट इज पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू, नोन फॉर लश ग्रीनरी, हेवीएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी है, ओके। अभी मैसारम है जहां पर कई हेवी बारिश होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स वगैरह लाइक सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स, उसकी तस्वीर आपकी किताब में है, प्लीज देख लीजिए। रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। ये गांव है जिसकी प्रोनाउंसिएशन मुझको पूरा भरोसा नहीं है, मेरे को आती है माओ लिन नोंग, ओके। आई एम जस्ट गोइंग बाय व्हाट इट लुक्स लाइक। मेघालय में जो है, अगर मेघालय के जो स्टूडेंट्स हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लिख के बताइए। इज नोन फॉर द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, ये एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। इसको याद रखिए, स्पेलिंग याद रखिए, ये आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। इट फीचर्स लिविंग रूट ब्रिजेस क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर मेनी इयर्स, शोकेसिंग लोकल ट्राइब्स क्राफ्ट्समैनशिप। तो ये फैक्टॉइड भी आप याद रख लीजिए, ओके। सुंदर है ना, कभी मौका मिले नॉर्थ ईस्ट में जरूर जाइएगा, it's like heaven on earth, okay। So with this we come to the end of this particular chapter. Thank you very much for watching. Like the video, जैसे मैंने कहा सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कमेंट ऑन द वीडियो, हाउ डिड यू फाइंड इट, समझ में आया नहीं, शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड डेफिनेटली एज आई सेड सब्सक्राइब। तो विद दिस हमारा पहला चैप्टर 7वीं कक्षा का सोशल साइंस का यहां पर खत्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम अलग से करेंगे, ओके। क्वेश्चन आंसर्स आपकी किताब में कुछ खास नहीं है, मैं खुद बनाऊंगा थोड़े टेस्ट पेपर्स, वो थोड़ा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। समझ लेंगे तो मैं पक्का उम्मीद करता हूं इसके बाद आप बुक में चैप्टर भी पढ़ लीजिए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 2 ऑफ सोशल साइंस, जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।